निर्वाचन आयोग ने विशिष्ट संख्या के साथ चुनावी बॉन्ड डेटा वेबसाइट पर जारी किया। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का सिलसिला जारी। भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी की। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आबकारी नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी से राहत देने से इनकार किया। भारतीय अंतरिक्ष और अनुसंधान संगठन इसरो दोबारा इस्तेमाल होने वाले प्रक्षेपण यान पुष्पक का कल सुबह परीक्षण करेगा। और स्विस ओपन बैडमिंटन में गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जॉली महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। निर्वाचन आयोग ने आज चुनावी बॉन्डों के नंबरों सहित उनसे संबंधित डेटा वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दिया है। इन नंबरों से बॉन्डों के खरीदारों का धन प्राप्त करने वाले राजनीतिक दलों के साथ मिलान करने में सहायता मिल सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद भारतीय स्टेट बैंक ने इनके बारे में विवरण प्रस्तुत किया था। इसके बाद निर्वाचन आयोग ने दानदाताओं और प्राप्तकर्ताओं की अलग अलग सूचियां अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित की हैं। इस बीच स्टेट बैंक ने चुनावी बॉन्ड मामले में सर्वोच्च न्यायालय में अनुपालन का शपथ पत्र दायर किया है। इसमें कहा गया है कि अल्फा न्यूमेरिक नंबरों सहित चुनावी बॉन्ड के सभी विवरण निर्वाचन आयोग को बता दिए गए हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का सिलसिला जारी है। नामांकन प्रक्रिया कल शुरू हुई थी। नामांकन पत्रों की जांच 28 मार्च को की जाएगी। उम्मीदवारों के लिए नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 30 मार्च होगी। बिहार में नामांकन भरने की अंतिम तिथि 28 मार्च है। यहां नामांकन पत्रों की जांच 30 मार्च को होगी। उम्मीदवार 2 अप्रैल तक अपने नाम वापस ले सकते हैं। बिहार में मतदान 19 अप्रैल को होगा। इसके अलावा सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए भी नामांकन प्रक्रिया जारी है। दोनों राज्यों में मतदान 19 अप्रैल को होगा और मतगणना 2 जून को होगी। कोलकाता में भाजपा प्रत्याशी निशित प्रामाणिक ने आज कूच बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। निशित प्रामाणिक वर्तमान में गृह राज्य मंत्री हैं। निर्वाचन आयोग ने आज पश्चिम बंगाल के 4 जिलों के जिलाधिकारियों को हटाने का आदेश दिया है। ये जिले पूर्व मेदिनीपुर, झाड़ग्राम, पूर्ण बर्धमान और बीरभूम हैं। आयोग ने कहा है कि इन जिलों के जिलाधिकारी सीधे कैडर से नहीं हैं, बल्कि भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS में पदोन्नत होते हैं, इसलिए उन्हें हटाया गया है। निर्वाचन आयोग भ्रामक सूचना की चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। आयोग ने कड़े दिशा निर्देश जारी करते हुए सभी संबंधित पक्षों से जिम्मेदारी पूर्ण व्यवहार करने और सतर्क रहने का आग्रह किया है। इस स्थिति की गंभीरता का उल्लेख करते हुए आयोग ने किसी प्रकार की भ्रामक सूचना का प्रसार करने से पहले राजनीतिक पार्टियों को उनकी जांच करने को कहा है। भ्रामक सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से आग्रह किया है कि वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर जिम्मेदारी पूर्वक ऐसी सामग्री का इस्तेमाल करें जो विभाजन के बजाय एकता को प्रेरित करे। फर्जी खबरों से निपटने के लिए चुनाव आयोग ने कहा है कि गलत जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ मौजूदा कानूनों के तहत गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। चुनावी प्रक्रिया पर इसके नकारात्मक प्रभाव को रोकने के लिए राज्यों में तैनात नोडल अधिकारियों को गैर कानूनी सामग्री को हटाने का निर्देश दिया गया है। दुर्गेश भदौरिया, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। लोकसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त 3 व्यय पर्यवेक्षक मणिपुर पहुंच गए। समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। अब सबकी बारी है, करनी तैयारी है, आने वाली है बारिश, बस इतनी है गुजारिश। चलो वर्षा जल बचाए, भूजल का स्तर बढ़ाए, पानी सदा मिलता रहे, एक ऐसा कल बनाए, एक कैंपेन कैच द रेन। आप भी बारिश आने से पहले तालाबों, पोखरों और नालियों को साफ करें और वर्षा जल संचयन की व्यवस्था कर कैच द रेन कैंपेन का हिस्सा बने। जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आबकारी नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी से राहत देने से इनकार कर दिया है।
न्यायालय ने कहा है कि वह मुख्यमंत्री को राहत देने का इच्छुक नहीं है। श्री केजरीवाल प्रवर्तन निदेशालय के 9वें समन के बाद न्यायालय पहुंचे हैं। श्री केजरीवाल समन को गैर कानूनी बताते हुए निदेशालय के सामने पेश नहीं हो रहे। मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी। इस बीच प्रवर्तन निदेशालय का दल आबकारी नीति मामले में जारी समन को लागू करने के लिए मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंच गया है। दिल्ली भाजपा ने कहा है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल को दिल्ली उच्च न्यायालय से राहत नहीं मिलने पर यह स्पष्ट हो गया है कि वह इस घोटाले के सूत्रधार हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि श्री केजरीवाल में अगर थोड़ी भी नैतिकता है तो वे अपने पद से इस्तीफा दें और जांच में सहयोग करें। भाजपा ने बैंक खातों से लेन देन पर रोक लगाने के आरोपों पर कांग्रेस की कड़ी आलोचना की है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि अगर कोई डिफॉल्टर है तो उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि न केवल पार्टी के बैंक खाते फ्रीज हुए हैं बल्कि वह भी फ्रीज हो चुकी है। यदि आप हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से कोट अनकोट आप डिफॉल्टर हैं तो यू विल बी ट्रीटेड एज अ डिफॉल्टर। ये जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है गांधी परिवार की, हम डिफॉल्ट भी करेंगे और डिफॉल्ट करने के पश्चात हमें इस देश के कानून के प्रावधानों को पालन करने से राहत दिया जाएगा। द एरा ऑफ दिस काइंड ऑफ एंटाइटलमेंट इज ओवर अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों से लेन देन पर रोक लगा दी गई है। उन्होंने कहा कि इस रोक को तुरंत हटाया जाना चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि ये पार्टी के बैंक खातों के लेन देन पर रोक नहीं है बल्कि लोकतंत्र पर रोक है। This is not freezing of the Congress party's bank accounts. This is the freezing of Indian democracy. That is what is happening here. So we are unable, as the biggest opposition party, we are unable to take any action. There's no action we are able to take. We cannot send our leaders anywhere. We cannot book advertisements. We cannot do anything. What else is it if it's not an assault on democracy? सर्वोच्च न्यायालय ने पत्र सूचना कार्यालय के अंतर्गत तथ्य जांच इकाई स्थापित करने की केंद्र की अधिसूचना पर रोक लगा दी है। न्यायालय ने सूचना प्रौद्योगिकी नियम में 2023 के संशोधनों की चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बंबई उच्च न्यायालय का अंतिम निर्णय आने तक रोक लगाई है। न्यायालय ने बंबई उच्च न्यायालय के इकाई पर अंतरिम रोक लगाने से मना करने के आदेश को भी रद्द कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कल इस इकाई की स्थापना के बारे में अधिसूचना जारी की थी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि अर्थव्यवस्था और प्रौद्योगिकी में भारत का उदय वैश्विक शांति और सद्भाव के लिए एक आश्वासन है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत वैश्विक शांति, स्थिरता और सद्भाव बनाए रखने के लिए एक समान विचारधारा वाले देशों को शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री धनखड़ ने आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय कार्यनीतिक सहभागिता कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर प्रतिभागियों से बातचीत में ये बात कही। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। क्या गुस्सा आप पर हावी हो रहा है? टेलीमानस के 14416 पर कॉल कर गुस्से पर काबू पाने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करें। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो दोबारा इस्तेमाल होने वाले प्रक्षेपणयान पुष्पक का कल सुबह परीक्षण करेगा। कर्नाटक में चित्रदुर्ग के पास चल्लकेरे में होने वाले परीक्षण के दौरान इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ उपस्थित रहेंगे। पिछले साल अप्रैल में पहले परीक्षण के दौरान प्रक्षेपण यान के एक छोटे संस्करण का चल्लकेरे रनवे से परीक्षण किया गया था। इस बार छोटे संस्करण को वायुसेना के हेलीकॉप्टर से लगभग 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाया जाएगा और पूर्व निर्धारित पिल बॉक्स मापदंडों को प्राप्त करने के बाद छोड़ा जाएगा। ये यान प्रक्षेपण व्यय में कटौती करेगा और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान मिशनों में मदद करेगा। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी और न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने पूरे देश में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग पर जागरूकता बढ़ाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इसके अंतर्गत परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग पर सार्वजनिक धारणा को बढ़ाने और वैज्ञानिक तथा प्रामाणिक जानकारी के प्रसार के लिए देश भर में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सोशल मीडिया के विज्ञापनदाताओं और इन्फ्लुएंसर्स को किसी भी रूप में ऑफशोर ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ प्लेटफॉर्मों के सरोगेट विज्ञापन और प्रचार सामग्री दिखाने से बचने को कहा है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया के उपभोक्ताओं, विशेषकर युवाओं पर ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए के वित्तीय तथा सामाजिक आर्थिक प्रभावों को देखते हुए ये परामर्श जारी किया है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने बिहार के मगध क्षेत्र में प्रतिबंधित सीपीआई माओवादी संगठन को पुनर्गठित और मजबूत करने की साजिश में एक फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। पिछले 8 महीने से फरार आरोपी विनोद मिश्रा को झारखंड के धनबाद से गिरफ्तार किया गया। एनआईए पिछले साल 31 अगस्त से मामले की जांच कर रही है। स्विट्जरलैंड के बासल में स्विस ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के महिला डबल्स में गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जॉली ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। पुरुष सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में आज किदाम्बी श्रीकांत का मुकाबला मलेशिया के जी लिया ली से और लक्ष्य सेन का ताइवान के चिया सिन ली से होगा। पेरिस ओलंपिक खेलों में भारत के ध्वजवाहक टेबल टेनिस खिलाड़ी और राष्ट्रमंडल खेलों के चैंपियन शरत कमल जबकि दिग्गज मुक्केबाज एमसी मैरीकॉम को देश के दल का प्रमुख नियुक्त किया गया है। ओलंपिक कांस्य पदक विजेता निशानेबाज गगन नारंग निशानेबाजी रेंज में भारतीय टीम का संचालन करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर धारा 144 लागू कर दी गई है। आवास और उसके आसपास के इलाकों में बहुस्तरीय सुरक्षा तैनात की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने विशिष्ट संख्या के साथ चुनावी बॉन्ड डेटा वेबसाइट पर जारी किया। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का सिलसिला जारी। भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी की। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आबकारी नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी से राहत देने से इनकार किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो दोबारा इस्तेमाल होने वाले प्रक्षेपण यान पुष्पक का कल सुबह परीक्षण करेगा। और स्विस ओपन बैडमिंटन में गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जॉली महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।